हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 11 मई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फिर आइए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, उस वेबिनार का नाम बताइए जिसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने थीम रिवर मैनेजमेंट का भविष्य पर आयोजित किया। वेबिनार का नाम है आइडियाथॉन। ये वेबिनार क्या होते हैं? देखिए, वेबिनार ऑनलाइन इवेंट होते हैं। इसमें जो बोलने वाला होता है यानी कि जो स्पीकर होता है वो एक हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा हो सकता है। एक छोटा सा ग्रुप होगा लोगों का, 1 2 3 4 तक हो सकते हैं। लेकिन ये जिसको डिलीवर्ड करेंगे अपना प्रेजेंटेशन, वो एक बहुत बड़ा ऑडियंस का समूह होता है और ये ऑनलाइन डिलीवर्ड करते हैं अपने, मतलब कोई भी प्रेजेंटेशन को ये ऑनलाइन डिलीवर्ड करते हैं। वेबिनार इसी को बोलते हैं। यहाँ आइडियाथॉन नदियों पर कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के बाद नदियों पर पड़े सकारात्मक प्रभाव से नदी प्रबंधन के लिए सबक सीखकर भविष्य के लिए प्रबंधन रणनीतियों को तैयार करने के लिए रिवर मैनेजमेंट का फ्यूचर यानी नदी प्रबंधन का भविष्य थीम से आइडियाथॉन का आयोजन किया गया। ये जो आयोजन किया गया इसमें क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के दौरान नदियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। ऐसा हुआ कि जो नदियों पे गंदगी आती थी फैक्ट्रियों से, फैक्ट्रियां बंद हैं इसलिए वो गंदगी नहीं आई। फिर लोग नदियों के किनारे जाते थे तो कचरा फैलाते थे, प्लास्टिक फैलाते थे। लोग लॉकडाउन की वजह से नदियों के किनारे नहीं जा सके तो वो सब भी नहीं फैला सके तो नदियाँ साफ़ होने लगी। इन्हीं सब पे विचार करने के लिए आइडियाथॉन नाम का वेबिनार का आयोजन किया गया। नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स दोनों ने मिलकर नदी प्रबंधन भविष्य पर वेबिनार का आयोजन किया था। नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ये आता है आपका शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत। नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा के डायरेक्टर राजीव रंजन मिश्रा हैं। नमामि गंगा प्रोजेक्ट भी नेशनल मिशन ऑफ क्लीनिंग गंगा का ही हिस्सा है। हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। शहरी विकास मंत्री हमारे हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रेलगाड़ी का नाम बताइए जो लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए श्रम दिवस के दिन चलाई गई। इस रेलगाड़ी का नाम श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी है। ये श्रम दिवस यानी कि 1 मई को चली। और इसी तरीके इसमें क्या है कि जो अपने ही देश में कहीं दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं ये उनके लिए है। कुछ लोग अपने मतलब कि जैसे किसी दूसरे राज्य के हैं और अपने जीविका के लिए किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं, तो अचानक लॉकडाउन हुआ तो वो अपने राज्य को वापस नहीं आ सके और लॉकडाउन की वजह से वहाँ के काम धंधे बंद पड़े हैं तो उन्हें वहाँ रहने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सरकार द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई जिससे कि लोग अपने अपने घरों को वापस आ सकें। इसी तरीके से वंदे भारत योजना है, जो विदेशों में भारतीय फंसे हुए हैं इस कोविड-19 महामारी के दौरान उनको भारत वापस लाने के लिए वंदे भारत योजना है। और जो अपने देश में ही फंसे हुए हैं किसी दूसरे राज्यों में, उनके किसी भी कारण से, ये तीर्थयात्री भी हो सकते हैं, श्रमिक भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये श्रमिकों के लिए चलाई गई इसलिए इसका नाम श्रमिक स्पेशल है। हालांकि इसमें श्रमिकों के साथ साथ तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र भी इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसके अंतर्गत ही सारे लोगों को आना जाना है, यानी कि उनको उस गाइडलाइन का, उस प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। एक उचित दूरी बना के लोगों से ट्रेन में बैठना होगा, सभी लोगों को मास्क लगा के रखना होगा। इसी तरीके की गाइडलाइन गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए। तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन ही उस ट्रेन का नाम है जो लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर रही है। और वंदे भारत जो विदेशों में, दूसरे देशों में हमारे देश के नागरिक फंसे हैं उनको लाने के लिए वंदे भारत योजना चलाई गई जिसमें एरोप्लेन से लोग दूसरे देशों से भारत में लाए जा रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 दिनों के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? इसे लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। और कुछ इसी तरीके की योजना महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटीज़
योजना जो है मनरेगा, जिसमें 100 दिनों का रोजगार प्रत्येक साल में, एक साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है राज्य सरकार की मदद से, जिसमें 202 रुपये प्रतिदिन मिलता है मजदूरों को। उसी तरीके को कुछ उसी हिसाब की ये भी योजना है जिसमें कि मुख्यमंत्री 120 दिनों तक लोगों को रोजगार देने की साल में बात कर रहे हैं। ये योजना है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 105 साल पुरानी CKP सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह बैंक किस शहर में स्थित है? CKP सहकारी बैंक मुंबई में स्थित है। RBI ने कुल 6 कारण दिए हैं जिससे इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उसमें प्रमुख कारण है कि एक राशि होती है, जितनी आपकी बैंक की कुल राशि है, जितने में आपका बैंक है, उसका 9% आपको RBI के पास रिजर्व रखना पड़ता है। उसे न्यूनतम पूंजी आवश्यकता है। ये न्यूनतम पूंजी आवश्यकता बोली जाती है जो कि रिजर्व बैंक के पास रखी जाती है हर बैंक के द्वारा। और CKP सहकारी बैंक ये न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहा है। प्रमुख कारणों में एक कारण ये भी है कि ये 9% की जो न्यूनतम पूंजी आवश्यकता होती है उसे RBI के पास रखने में विफल रहा है। इसी वजह से इसके लाइसेंस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रद्द कर दिया गया है। अब CKP सहकारी बैंक के कुल 99.2% जमाकर्ता जो हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए तक पाने के हकदार हो जाएंगे। क्या होता है कि जब कोई बैंक बंद होता है या उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो एक मिनिमम धनराशि सरकार द्वारा दी जाती है, जो पहले 2 लाख थी, अभी इस बजट में उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। और अब प्रत्येक जिनका भी खाता CKP बैंक में था उन्हें 5-5 लाख रुपए पाने के वे हकदार हो जाएंगे। CKP सहकारी बैंक के चेयरमैन मोरेश्वर धामोड़कर हैं। और रिजर्व बैंक हमारे देश की सेंट्रल बैंक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर हमारे शक्तिकांत दास हैं। 4 उप गवर्नर हैं जो गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं। अभी 3 उप गवर्नर ही सिर्फ हैं। एक मतलब जो इसकी एक फाइलिंग है, मतलब कि इसमें कुल 4 उप गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 3 उप गवर्नर हैं और एक जो उप गवर्नर की पोस्ट है वो अभी रिक्त है। और गवर्नर हमारे शक्तिकांत दास हैं। जो तीनों गवर्नर हैं वो विभू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन, देवव्रत पात्रा जी हैं। हाल में ही पंजाब का सहकारी बैंक और का भी लाइसेंस रद्द करा गया है और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का भी लाइसेंस रद्द किया गया है। यानी महाराष्ट्र के 2 सहकारी बैंक CKP और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। CKP बैंक, जो CKP सहकारी बैंक है, ये मुंबई का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयमान पूंजी बनाने के लिए किस IIT ने हांगकांग स्थित न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी के साथ सहयोग किया है? ये IIT है आपका IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद ने हांगकांग स्थित न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी से समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। IIT हैदराबाद और न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी ने मिलकर टोक्यो और सिंगापुर में कार्यालयों के साथ साथ वैश्विक नेटवर्क स्थापित करने की समझौता किया है। यानी कि जो IIT हैदराबाद और न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर टोक्यो, सिंगापुर की कंपनी और IIT हैदराबाद दोनों ने मिलकर एक समझौता किया है कि ये लोग टोक्यो और सिंगापुर के में कार्यालय खोलेंगे और साथ ही साथ वैश्विक नेटवर्क को भी स्थापित करेंगे। इनका प्रमुख उद्देश्य नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। तो IIT हैदराबाद ने हांगकांग स्थित न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन डेटाबेस पर वैज्ञानिक प्रकाशन में भारत की रैंक क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन डेटाबेस पर वैज्ञानिक प्रकाशन में भारत की 3री रैंक है। राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन डेटाबेस ये भारत की ही एजेंसी है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसके चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण अरोरा हैं और इस सूची में भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर यूएसए है और दूसरे स्थान पर चाइना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, जो कि भारत की ही एजेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, उसके द्वारा जारी रैंकिंग में वैज्ञानिक प्रकाशन में भारत की तीसरी रैंक है, जबकि यूएसए की पहली और चाइना की दूसरी रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्थित सिल्वर लेक पार्टनर्स ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी में 1.15% हिस्सेदारी खरीदी है? जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में अमेरिका स्थित सिल्वर लेक पार्टनर्स ने 1.15% हिस्सेदारी खरीदी है। कुछ और महत्वपूर्ण शेयर खरीदने का यहाँ पे मैं जिक्र कर दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। फेसबुक ने जियो में 9.9% का शेयर खरीदा है। फेसबुक अमेरिकन कंपनी है और जियो, हमारी जियो फ़ोन, जो जियो का नेटवर्क है, जियो की जो कंपनी है, ये दूरसंचार कंपनी है हमारी, जिसको हम सभी इस्तेमाल करते हैं। इसमें फेसबुक अमेरिका कंपनी ने 9.9% शेयर को खरीदा है। ये अभी तक दूरसंचार कंपनी में सबसे अधिक एफडीआई इंडिया के लिए है। चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, पीपुल बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी बैंक के 1.01% शेयर को खरीदा है। और अभी जो है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने हाल ही में अमेरिका स्थित सिल्वर लेक पार्टनर्स के 1.15% हिस्सेदारी को खरीद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय कंपनी का नाम बताइए जिसने ट्राफिगारा पीवीटी लिमिटेड, सिंगापुर के साथ राइकर बेस प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड और ट्राफिगारा टीई लिमिटेड सिंगापुर, यानी कि पॉलीकैब जो है इंडिया की कंपनी है और ट्राफिगूरा पीटीई लिमिटेड ये सिंगापुर की कंपनी है। इन दोनों ने मिलकर राइकर्स बेस प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी को खरीदा है। अब ये राइकर्स बेस प्राइवेट लिमिटेड गुजरात की कंपनी है। पॉलीकैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है ये केबल, वायर, एलईडी फैन बनाती है। ट्राफिगुरा ग्रुप जो है सिंगापुर का, जिसके साथ पॉलीकैब ने मिलकर राइकर्स बेस कंपनी के 50% शेयर को खरीदा है। ये कंपनी मेटल एनर्जी का ट्रेड करती है, यानी कि ट्राफिगुरा ग्रुप मेटल एनर्जी का ट्रेड करती है। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड ये केबल, वायर, एलईडी फैन ये सब बनाती है। इन दोनों ने मिलकर राइकर्स बेस, जो कि गुजरात की कंपनी है, ये कंपनी भी बेस मेटल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसी कंपनी में पॉलीकैब और ट्राफिगुरा ग्रुप ने मिलकर 50% शेयर को खरीदा है। तो पॉलीकैब और ट्राफिगुरा ग्रुप मिलकर राइकर्स में 50% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जो आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए दिसंबर 2020 तक आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है। आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करने की योजना रूस द्वारा बनाई जा रही है, जिससे वो आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी कर सके। इसकी ये योजना है कि ये दिसंबर 2020 तक आर्कटिक एम उपग्रह को लॉन्च करेगा। हाल ही में अभी रशिया का अंतरिक्ष विमान अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से भी वापस आया, यानी कि रसिया का विमान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस आया है अभी पिछले मंथ अप्रैल में। तो रसिया की राजधानी मॉस्को है, यहाँ के प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन है और करेंसी रूबेल है, रशियन रूबेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने लार के नमूने के 20 माइक्रोलीटर का उपयोग करके 30 सेकंड के भीतर कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक बायोसेंसर ई-कॉवसेंस विकसित किया है। NIAB यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी किस शहर में स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में स्थित है। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी
के अधीन कार्य करती है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की संस्था है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की संस्था है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी के ही अंतर्गत कार्य करती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल एंड बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने एक सेंसर को बनाया है जो लार के सिर्फ 20 माइक्रोलीटर नमूने को लेकर, यानी लार की बहुत ही कम मात्रा 20 माइक्रोलीटर, 1 लीटर से काफ़ी कम माइक्रोलीटर 10⁻⁻6 होता है, तो 20 माइक्रोलीटर नमूने को लेकर और 30 सेकंड के भीतर कोविड-19 का पता लगाने के लिए बायोसेंसर को विकसित किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने, जो कि हैदराबाद में स्थित है। इस सेंसर का क्या नाम है? ECOV-सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्विमिंग फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन ने 2021 जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप फुकुओका जापान को 2022 तक स्थगित कर दिया है। FINA फिना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिना का मुख्यालय स्थित है लॉज़ोन स्विट्ज़रलैंड में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लॉज़ोन स्विट्ज़रलैंड में फिना का मुख्यालय स्थित है। फिना का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी नेटेशन। नेटेशन का मतलब स्विमिंग से ही होता है, लेकिन यहाँ स्विमिंग ना लिख के डायरेक्ट नेटेशन लिख दिया गया है। यानी फिना ये जो है स्विमिंग की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जो तैराकी खेल होता है उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उसका नाम फिना है। तो इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसमें एस वर्ड कहीं नहीं आ रहा है। फिना यहाँ पे एन से नेटेशन जो होता है इसी का मतलब स्विमिंग होता है। तैरना, नेटेशन मतलब भी तैरना ही होता है, तो एस वर्ड नहीं आ रहा है और तैराकी से संबंधित है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। फिना तैराकी से संबंधित जो है विश्व का संगठन है। इसका मुख्यालय लॉज़ेन स्विट्ज़रलैंड में है और अभी जो 2021 में होने वाला था विश्व चैंपियनशिप तैराकी का, उसे स्थगित कर दिया गया है 2022 तक के लिए। और कुछ और भी, विंबलडन भी स्थगित कर दिया गया, टोक्यो ओलंपिक भी स्थगित कर दिया गया, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप भी स्थगित कर दिया गया। ये सारे स्थगित किए हैं कोविड-19 महामारी के दौरान। इसके फैलाव को रोकने के लिए जो है ये सारे टूर्नामेंट जो कि वर्ल्ड लेवल पे खेले जाते थे स्थगित किए गए हैं। तो फिना का मुख्यालय आपका है टोक्यो लॉज़ेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीप कुमारी जिन्हें विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है, वे किस खेल से जुड़ी हैं? ये डिस्कस थ्रो से जुड़ी हैं। विश्व डोपिंग एजेंसी वाडा यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसने संदीप कुमारी को, जो कि भारत के लिए डिस्कस थ्रो का खेल खेलती हैं, उनको प्रतिबंधित दवा के सेवन का दोषी पाया है और उनको 4 साल के लिए खेल से प्रतिबंधित कर दिया है। ये भारत के लिए डिस्कस थ्रो का खेल खेलती हैं। विश्व डोपिंग एजेंसी यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा इन्हें 3 मौका दिया गया कि ये अपने आप को निर्दोष सिद्ध करें, लेकिन ये तीनों मौके पर अब्सेंट रही। संदीप कुमारी को जून 2018 में गुवाहाटी असम में अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप के दौरान डोपिंग का पॉजिटिव पाया गया था। डोपिंग क्या होता है कि इसमें प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया जाता है, मोस्टली ये स्टेरॉयड होते हैं। होता क्या है कि खिलाड़ी अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन ना करके अपनी क्षमता से ज़्यादा प्रदर्शन करने के लिए इन दवाओं का सेवन करता है, और जब ये सेवन करता है तो और चेकिंग में पकड़ा गया तो फिर उस पर एंटी डोपिंग एक्ट के तहत 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसमें खिलाड़ियों को भी मौका दिया जाता है कुछ बोलने का। कारण ये है कि कई सारी जो डोपिंग की दवाएं होती हैं उन्हें हम कम मात्रा में अपने आप को कई बीमारियों को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से इनको उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है दवाओं के रूप में भी। लेकिन जब आप दवाओं के रूप में ना इस्तेमाल करके इन्हें अपनी प्रदर्शन शक्ति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होता है कि ये डोपिंग के अंतर्गत आ जाती हैं। एंटी डोपिंग एजेंसी इसकी जांच करता है और अगर उसमें खिलाड़ी पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें
कुछ सालों के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है और सज़ा को वे अपने अनुसार एंटी डोपिंग एजेंसी अपने अनुसार देती है। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। संदीप कुमारी ये डिस्कस थ्रो खेलती हैं भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड कथा एक मल्टीमीडिया गाइड फॉर मास अवेयरनेस कोविड-19 पर मल्टीमीडिया गाइड विज्ञान और प्रौद्योगिकी फाउंडेशन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन हैं। कोविड कथा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 50वें फाउंडेशन दिवस के अवसर पर जारी किया गया। कोविड कथा एक मल्टीमीडिया बुक है जिसे आप सभी अगर चाहें तो अपने मल्टीमीडिया फ़ोन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डीएसटी की स्थापना 1971 में की गई थी और ये उसके 50वें डीएसटी के स्थापना दिवस के 50वीं वर्षगांठ पर कोविड कथा को लॉन्च किया है हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने। कोविड कथा क्या है? ये कोविड-19 पर जागरूकता फैलाने के साथ ही साथ कोविड-19 के बारे में सारी प्रामाणिक जानकारी भी प्रदान करेगी। तो जो भी चाहे कोविड कथा को जो है ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है अपनी मल्टीमीडिया फ़ोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एस निसार अहमद जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे? के एस निसार अहमद कवि और कन्नड़ लेखक थे, यानी कि ये कन्नड़ भाषा में कवि थे और लेखक भी कन्नड़ भाषा में थे। इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका निधन 84 वर्ष की आयु में हुआ। तो के एस निसार कन्नड़ भाषा के कवि थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय कुमार त्रिपाठी जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किसके न्यायिक सदस्य थे? अजय कुमार त्रिपाठी लोकपाल के न्यायिक सदस्य थे। लोकपाल भारत की भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है जो कि भारत में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई है। इसके चेयरमैन, इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसमें एक चेयरमैन होते हैं और इसके 8 मेंबर्स होते हैं। 8 मेंबर्स में 4 मेंबर जो होते हैं वो जुडिशियल होते हैं यानी कि न्यायिक होते हैं और 4 जो होते हैं वो नॉन जुडिशियल होते हैं यानी कि न्यायिक नहीं होते हैं। तो इन्हीं 8 मेंबर्स में से जो 4 जुडिशियल हैं उन्हीं में अशोक कुमार त्रिपाठी जो कि न्यायिक जुडिशियल मेंबर थे लोकपाल के, उनका निधन हो गया कोविड-19 की वजह से। अजय कुमार त्रिपाठी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो अजय कुमार त्रिपाठी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये लोकपाल के न्यायिक सदस्य थे। लोकपाल के स्ट्रक्चर को मैंने आपको बताया कि इसमें एक चेयरमैन होते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के चेयरमैन हैं और 8 अदर मेंबर्स होते हैं चेयरमैन के अलावा, जिसमें 4 जुडिशियल होते हैं और 4 नॉन जुडिशियल होते हैं। जो 4 जुडिशियल मेंबर होते हैं उन्हीं में से एक थे अजय कुमार त्रिपाठी जिनका हाल ही में निधन हो गया कोविड-19 की वजह से। लोकपाल क्या है? ये भारत का भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है जो कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है जिससे भारत में भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम क्या थी? इस साल के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम फियर या फेवर के बिना पत्रकारिता थी। फियर यानी कि बिना किसी से डरे या फिर बिना किसी का समर्थन किए पत्रकारिता करना ही पत्रकारों का गुण है। यही इस साल की थीम थी, फियर या फेवर के बिना पत्रकारिता। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 142 है, जबकि नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क, नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे, फिनलैंड सेकंड रैंक पे और डेनमार्क थर्ड रैंक पे है। इस साल जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की रैंक आई है उसमें भारत की रैंकिंग 142 है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ये रैंकिंग को जारी किया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया? प्रत्येक वर्ष विश्व हास्य दिवस मई महीने के पहले संडे को मनाया जाता है। इस साल वर्ष 2020 में इसे 3 मई को मनाया गया। यही मई महीने के पहले संडे को हर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस साल 3 मई को पहला संडे मई का पड़ा तो 3 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी कि विश्व हास्य दिवस मनाया गया। भारत में हास्य को एक योग की तरह देखा जाता है जिससे कि आदमी का जो मानसिक चिंतन होता है वो दूर होता है कि अगर बहुत चिंता कर रहा है आदमी और हंसने की
क्रिया करता है सुबह सुबह तो उसके चेहरे की मांसपेशियां जो होती हैं वो ढीली होती हैं और तनाव मुक्त होता है। इसीलिए और ये पूरे विश्व में इसको माना जाता है कि हंसना तनाव से मुक्त करने का एक प्रक्रिया है। इसी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले संडे को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यह 3 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस आधारित अनुप्रयोगों का नाम क्या है जो हाल ही में भारत पे द्वारा मोबाइल फ़ोन को छूने के बिना सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए लॉन्च किया गया है। भारत पे ने जो 2 नए अनुप्रयोग लॉन्च किए हैं उनका नाम है पैसा बोलेगा। इसमें लेन देन की सूचना बिना फ़ोन को छुए बात करके फ़ोन भारत पे में पता लगाया जा सकता है, यानी कि ये पूरी तरीके से पासबुक का कार्य करेगा। भारत पे भारत का एक पेमेंट ऐप है जो कि अकाउंट से डायरेक्ट अटैच होता है। इसमें पैसा बोलेगा के तहत क्या होगा कि लेन देन की सूचना पूरी तरीके से आपको फ़ोन बोल के बता देगा। और बैलेंस को अगर जानना है तो आपको भारत पे बैलेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें, और ये भी आपको आपके बैलेंस को बोल के बता देगा और बिना फ़ोन को छुए ही आप अपने लेन देन के बारे में और अपने बैलेंस के बारे में जान सकेंगे। भारत पे के CEO एशनर ग्रोवर हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी यानी कि पैसा बोलेगा और भारत पे बैलेंस दोनों वॉइस आधारित अनुप्रयोगों को भारत पे द्वारा मोबाइल फ़ोन को छूने के बिना ही सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जो भारत पे के कस्टमर हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, कोविड-19 से लड़ाई में मदद के लिए आरोग्य सेतु ऐप को किसने विकसित किया है। आरोग्य सेतु जो पूरे विश्व में सबसे तेज़ी से डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया, उसको लॉन्च किया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने। ये भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली एक विज्ञान एजेंसी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोविड-19 को विकसित किया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।